आइए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, चर्चा का रुख करते हैं, हमारे साथ मेहमानों का रुख कर लेते हैं। जरा परिचय कराते हैं आपको। आशीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी है हमारे साथ। आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। राम प्रकाश पांडे जी, नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम प्रकाश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रमोद कुमार पांडे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी, सबसे पहले रुख आपका ही करूंगा सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। अब यह कहा जा रहा है कि एलएलबी की डिग्री उनके पास है, लेकिन वकीलों की फौज भी है उनके साथ। तो क्या दलीलें आज कोर्ट के सामने ममता बनर्जी रख सकती हैं, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते? सर, दर्शकों को जरा एलोबरेट करके बताइएगा। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब के सामने बेंच में ही लगा हुआ है मैटर जी। और जो अभी ममता बनर्जी इन्होंने फाइल किए हैं एसआईआर पे, उसके पहले ऑलरेडी बहस हो चुका है इस पे और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रिजर्व ऑर्डर भी रखे हुए। 3 पिटीशन पहले से था, ये चौथा जो है ममता बनर्जी अपने पर्सनल इशूज पर फाइल किए हैं थ्रू द एडवोकेट हैं। इनके सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान साहब हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि यदि ये मांग रही हो तो इनको इजाजत मिलती है या नहीं। कायदे से यदि लॉ के हिसाब से देखा जाए कि यदि आप जैसे ही एडवोकेट इंगेज कर लेते हैं तो आपके बिहाफ में एडवोकेट ही उस केस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब सीनियर एडवोकेट इनका है कि श्याम दीवान साहब हैं, तो श्याम दीवान साहब है। अदरवाइज होता क्या है, यदि हर को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि एडवोकेट भी करें, पार्टी भी करेंगे, निश्चित रूप से पार्टी से ज्यादा लीगल एस्पेक्ट में जो एडवोकेट जानते हैं, तो इसीलिए एडवोकेट को उसमें बोला जाता है कि चूंकि आप स्पेशलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट का टाइम का बहुत वैल्यू होता है, 1-1 मिनट का होता है। वहां पर आप मछली बाजार जैसा माहौल नहीं कर सकते हैं। एक वहां का डिकोरम होता है कोर्ट का, उसको है। यानी पूरी फौज लेकर नहीं जा सकते आप। बनर्जी वहां पर करेंगी तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो वहां उत्पन्न करेंगे। सुप्रीम कोर्ट उस चीज के लिए नहीं बना है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये समझती हैं कि एक बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पे वो जो केस जो की है बीइंग ए चीफ मिनिस्टर नहीं की, बीइंग ए इंडिविजुअल की है। यहाँ पे 2-3 इशूज को समझिए, डिफरेंस ये है। एक तो एडवोकेट के थ्रू की है, पेटिशनर इन पर्सन होते तब तो ये कर सकते थे, लेकिन यदि एडवोकेट के थ्रू करते हैं तो केवल एडवोकेट को इजाजत होती। दूसरी, एज ए स्टेट के बिहाफ में नहीं किए हैं, आप इंडिविजुअल बिहाफ में किए हैं। तो इंडिविजुअल में यदि ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पेशल आप कहना चाहते हैं, तो कायदा तो ये होता है कि आप अपने एडवोकेट को सारा कन्विंस कीजिए। एडवोकेट आप उसको लीगल वे में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, दैट इज द प्रॉपर वे। लेकिन फिर भी आप एक पॉलिटिकल वेंडेटा से या अपने आप को एक इस तरह से बताना चाह रही हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टोटली डिस्क्रेशन है। हो सकता है वो 1-8 मिनट के लिए इजाजत दे दें कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट पोस्ट को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं ये इसमें। यदि सुप्रीम कोर्ट इस चीज, देखिए वहां पर बहुत ही सिलेक्टेड 2-3 पॉइंट है जिस इशू पर वो ममता बनर्जी वहां पर गई जी, क्योंकि ऑलरेडी समझाइए सर, बिहार वाले स्टेट में इलेक्शन का भी चल रहा था, कई स्टेट में भी चल रहा है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में भी किया है। क्योंकि इनका मेन ग्रीवांसेज ये है कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए। एक तो कि चूंकि आपके स्टेट जहां बीजेपी स्टेट है वहां पे आप नहीं करवा रहे हैं, जो अगेंस्ट में है, स्टेट बीजेपी के अगेंस्ट सरकार है, वहां पे आप जानबूझ करके कर रहे हैं। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो एक तरह से बीजेपी की बोली को बोल रहे हैं। तीसरा है कि वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल में और ये जितनी भी बातें हैं वो उनकी श्याम दीवान साहब ये रख सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है सर, लेकिन जो रखेंगे जो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। एसआईआर जो है सीईसी का टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अधिकार है। ठीक है सर, टीएमसी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद सर आऊंगा आपके पास। चूंकि आप अच्छे से हमारे दर्शकों को एलोबरेट कर पाएंगे, समझा पाएंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कानूनी बारीकियों को आप समझ रहे हैं कि दहलीज पर जब दीदी पहुंच रही हैं तो क्या दलीलें रख सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे टिप्पणी कर सकता है, आपसे समझेंगे। पांडे जी, दीदी इतनी एग्रेसिव क्यों है भाई? दिल्ली में आकर के लगातार हम देख रहे हैं कि कल काला शॉल ओढ़ करके विरोध करना,
सीईसी के कमरे में जाना और केबिन में जाना, उसके बाद आधी अधूरी बात छोड़ करके मेज पर उनके हाथ पटक करके भाग आना और उसके बाद उनको धूर्त बता देना, क्या दिखाने की कोशिश? इतना एग्रेसिव क्यों है? एसआईआर तो पैन इंडिया चल रहा है साहब। अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे, लेकिन इस तरह से एग्रेसिव मोड में आके विरोध नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी भी विरोध किए बिहार चुनाव में, वो भी इतना एग्रेसिव नहीं हुए, लेकिन दीदी इतना एग्रेसिव क्यों है? ये है कि ये पश्चिम बंगाल की भूमि है जो शुरुआती दौर देता हूं कि देश की आजादी के समय में पश्चिम बंगाल की भूमि ने हम भी अहम भूमिका निभाते हुए, अंग्रेजों का प्रतिवाद कराते हुए, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन दिया था, तुम खून दो तब हम तुम्हें आजादी देंगे। और आज फिर देख रहे हैं कि तरह से एक लिया जा रहा है कि वो भारत का कोई तारीफ किया जा रहा है। कहां एसआईआर को स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ रहे हैं आप? पंडित जी, जो जिंदा है उनको निकाल दिया गया और हमारी बातों को सुनने के लिए गुलाम है, उनके केंद्र के गुलाम है। हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा की रहेगी। और हमारी ममता बनर्जी, कौन नहीं सुन रहा है आपकी बातों को? सीईसी नहीं सुन रहे हैं? वाली एक मुख्यमंत्री सीईसी नहीं सुन रहे हैं आपकी बातों को? चुनाव आयोग नहीं सुन रहे हैं? जनता उनकी वोटर है। अरे पंडित जी, पंडित जी कौन नहीं सुन रहा है टीएमसी की बातों को? ममता बनर्जी की बात को कौन नहीं सुन रहा है? चुनाव आयुक्त नहीं सुन रहे क्या? ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है। इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा। आधी अधूरी बात जब बात करने की बात आई तो आधी अधूरी बात छोड़ करके बीच में बाहर आ जा रही है ममता बनर्जी। उसके बाद धूर्त बता रही हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं बात ही नहीं सुन रहे हैं। फूल माला लेकर के, आरती लेकर के स्वागत करेंगे आप यही चाहते हैं क्या? हमारे जनरल सेक्रेटरी आरती लेकर के ममता बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त लेकर बैठे रहे स्वागत के लिए प्रोटोकॉल के साथ। का मतलब क्या हुआ? हम गुलाम हैं क्या उनके? नहीं, स्वागत के लिए उन्होंने हमारी बातों को सुनना नहीं है ना। वो उमाव घुमाव दिखाएंगे तो पश्चिम बंगाल बर्दाश्त। अरे शिक्षित वर्ग आप कह रहे हैं हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं। आधी अधूरी बात करके ममता बनर्जी छोड़ के चली आ रही है। बिहार की तुलना करेंगे, आधी अधूरी बात छोड़ करके ममता जी बीच बैठक को छोड़ करके, बीच मीटिंग को छोड़ करके बाहर आ रही हैं और उसके बाद धूर्त बता रही हैं। आप कह रहे हैं बात ही नहीं सुन रहे। गजब बात है भाई। हम बाइकआउट करेंगे जब आप हमारी बात को सुनेंगे नहीं, हमारी बात को मानेंगे नहीं, आप अपने तथ्यों पर रहेंगे तो हम तो बाइकआउट करेंगे उसको। आपकी जबरन थोपी तो मानेंगे नहीं हम। आप जबरन थोपना चाहते हैं, आशीष तिवारी वोटरों का नाम काटना चाहते हैं, पर मान क्यों लेंगे? हमने पहले हमारी मुख्यमंत्री ने बोला था ईट से ईट बचा देंगे। आशीष तिवारी, अब अगली बार से चुनाव आयुक्त को आप लोग को कहना पड़ेगा कि भाई दीदी आ रही है, स्वागत के लिए तैयार रहिएगा, माला फूल लेकर के, अगरबत्ती लेकर के तैयार रहिएगा दीदी का स्वागत करने के लिए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठी हुई है। चुनाव आयुक्त तो कोई संवैधानिक पद है ही नहीं है। दीदी जो बैठी है, दीदी जो कहें, न खाता न बही, दीदी जो कहें वही सही। कीर्ति भाई धन्यवाद, आपने आज डिबेट में मौका दिया और पैनल में उपस्थित एडवोकेट साहब को भी नमस्कार कर रहा हूँ, हमारे टीएमसी के भी प्रवक्ता को भी नमस्कार है। देखिए, समझने की बात यह है, ये 4-5 पॉइंट्स में मैं पूरी बात समझता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण है, ये कोई नई बात नहीं है। ये चुनाव आयोग के नियमों के तहत नियमित प्रक्रिया है और इसको शायद टीएमसी भी जानती होगी। और ये प्रक्रिया इसलिए करी जाती है ताकि फर्जी या डुप्लीकेट या मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जा सके। अगर लिस्ट साफ होगी तभी चुनाव निष्पक्ष होंगे। तो उनकी आपत्ति ये है कि दूसरी बात, आशीष भाई, उनकी आपत्ति ये है, वो कह रही है कि चुनाव आया है तभी ये क्यों एसआईआर करवाया जा रहा है, इतनी हड़बड़ी क्यों? नहीं तो चुनाव के बाद एसआईआर कराया जाएगा क्या? जब भूख लगेगी खाना तभी बनेगा कि जब खाना पेट भरा होगा तो उसके बाद कहो कि खाना पहले क्यों बना रहे? खाना जब पेट भरा नहीं, यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये तो पैन इंडिया हो रहा है साहब। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां पर भी हो रहा है। भूख इसकी लगी है। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां पर भी हो रहा है। खत्म कर दे भारत का, भूख इसकी लगी है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कीर्ति भाई कि आप एक बात समझिए कि अगर सब कुछ सही है तो ममता दीदी को पुनरीक्षण से परेशानी क्यों हो रही है?
हाँ। क्या किसी बात का डर है उनको, या उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि जो गलत तरीके से नाम जुड़े थे वो हट सकते हैं? मुझे अच्छा लग ऐसा रहा है कि कोई उनका उन्होंने डर है? दूसरी चीज, तो दिल्ली का मामला, तहरीर पहली आती चीज, हो, अब आप इलेक्शन देख रहे कमीशन हैं का कि ये तहरीर है, अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ऑफ इंडिया और बुलंदी है। चुनाव आयोग जैसी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष है। इस बात को मानना पड़ेगा, टीएमसी को, दीदी को मानना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक भाषण से वो न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष तो प्रभावित बहुत नहीं बड़ी होती। संज्ञा आप हो चाहे गई। जितना दिखाइए ना, कर लें। मांग तो हम ये निष्पक्ष तो हाँ। ममता दीदी के लिए आशीष दिखाइए। तिवारी जी बहुत बड़ी संज्ञा हो गई। वो सीधे सीधे धूर्त बता रही है, कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर काम कर रहे हैं सीईसी। आप क्या देखिए, कैसी बात हर कर रहे हैं? चुनाव से, आप कह रहे हैं कि मैं बताता हूं, हर हाँ, चुनाव से पहले माहौल बनाना और भावनात्मक मुद्दे उठाना ये पुरानी रणनीति है। ठीक है, असली सवाल विकास और सुशासन का होना चाहिए। उस पर ये नहीं चुनाव लड़ रही है। ये मुद्दा आज क्या बना रही है? इतने सालों के राज के बाद बोलते हैं ये ममता भावनात्मक मुद्दा, दीदी अगर कोई आज धर्म के मुद्दा नाम पर बना रही भावनात्मक है मुद्दा उठाते तो हैं। वो मुद्दा बना और ये रही बोल रहे हैं है कि ये एसआईआर गलत हो रहा। अच्छा, इनकी नजर में हर कोई गलत है। अभी आईपैक का मामला हुआ तो बोले कि ईडी गलत है, सीबीआई गलत है। वो सीबीआई और ईडी के लोग गए थे, उनके ऊपर हमला करवा दिया था, वो भी इनकी नजर में गलत है। चुनाव आयोग भी गलत है, भारत सरकार भी गलत है, पुलिस भी गलत है, सेना भी गलत है, अदालत भी गलत है, न्यायालय भी गलत। इनकी नजर में सिर्फ यही सही है। समस्या इनके साथ ये है कि ये पूरे विश्व में सिर्फ अपने आप को सही मानते हैं और उसी की वजह से ये सारा ये नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये चुनाव ये हारने वाले हैं। और देखिए, पुनरीक्षण से सुनिश्चित होगा, मैं तो ये कह रहा हूं कि असली मतदाता संविधान की कौन है, एक चीज और वही वोट मुख्यमंत्री डाले, जानती है और यही संविधान लोकतंत्र को की पटल में मजबूती लेकर है। देख रही है लेकिन और इनको जानती है लोकतंत्र की पूरे भारत मजबूती से वर्ष में पता लग अगर गई है। कोई इनका नाकाम इनको उतार ये सकता पता है कि इतने सालों से भाजपा का, इतनी मेहनत तो करके जो मैंने मुख्यमंत्री ममता अवैध बनर्जी वोट जुड़वाए उतार थे, सकती है, अगर ये क्योंकि वो पुनरीक्षण संविधान होता के है, हर चीजों को ये जानती है। एसआईआर हो 9 रहा बार है, की चुनी तो हुई इससे मुख्यमंत्री है, इनके जितने भी ऐसे वोटर हैं 3 वो बार की सारे चुनी, वोटर हट जाएंगे, सांसद चुनी हुई है 9 चुनाव बार ये की। हार जाएंगी। ये बड़बड़ी, एक ये एक सारी नेता को बौखलाहट मुंह सिर्फ खोल इसीलिए जवाब और देने कुछ वाली नहीं। है, इसीलिए आप सोचिए आप कि चुनाव लड़े हुए हैं एक ऐसी और आपके मुख्यमंत्री जिनको किसी चीज ईडी पे पे भरोसा किसी नहीं, भी सीबीआई पे भरोसा एजेंसी नहीं, से डरने वाली चीफ वो जस्टिस ऑफ मुख्यमंत्री नहीं इंडिया है। पे भरोसा आपका नहीं, कड़ा प्रतिवाद जिसको करने पुलिस वाली पे है भरोसा और नहीं, पूरा सेना पे पश्चिम बंगाल भरोसा का नहीं, आकर चुनाव प्रतिवाद आयोग पे करेगा। भरोसा नहीं, और बड़ी से आपकी बड़ी मनमानी बात नहीं कि चल इनको जाएंगे। अपने गणतंत्र में, वकीलों पे लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। लोकतंत्र का काम ये खुद चलेगा। वकील बन के वहां पर पहुंच गई हैं। आप समझ लीजिए कि ये कितनी ज्यादा नहीं भाई, वो कह रही है उनके पास एलएलबी डिग्री है। अवसाद में है कि वही मैं कह रहा हूं, इनको अपने वकीलों तक पे भरोसा नहीं, इनको किसी पे भरोसा नहीं। मैंने बताया, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति दुर्भाग्य समझी की जा बात सकती। है कि बाकी हम वो नहीं है, इस वो मामले पढ़ी में लिखी एक वकील है, जो भी सामने चीज है पटल पर खड़ी हो वो गई सब है जूरी से, और तो इस पे संविधान के बहुत एक ज्यादा चीज बात नहीं की जा और सकती। भारतवर्ष के सामने, लेकिन भारत के संविधान मायावती के की बाद मानसिक लोकतंत्र स्थिति के मैं समझ संविधान के सकता साथ हूँ। पूरा देश पूरी इनकी मानसिक स्थिति कि किस तरह समझ आप रहा गलत है काम कर रहे कि हो। ये अपनी मानसिक स्थिति में नहीं है। इनको चुनाव हारने का पूरा इनको खौफ है, ये पूरी डर चुकी है बुरी तरीके से, और इसीलिए आज ये हड़बड़ाहट में दिल्ली भी आ गई और दिल्ली में कह रही कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी। आपकी बात नहीं मानी जाएगी, जो सही होगा वो माना जाएगा। अभी तो आप दिल्ली तक अभी पूछ तो किए आप हैं इस सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट पर और भी आप प्रश्न संविधान उठाएंगे, मुझे पता है। आप कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप हार के डर से बौखला गई है, इसलिए ये सारे आप कदम उठा रही हैं। मुख्यमंत्री है, उनकी डिग्री वो दिखा रही है। आपके आपके प्रधानमंत्री जैसी डिग्री छुपाती है कि डिग्री नहीं है, डिग्री दिखा के लड़ने आई है कि देखे पूरा भारतवर्ष। बिल्कुल लड़े, उनका अधिकार है, वो लड़े, उनके अधिकार में कोई वो नहीं है। लेकिन जिस बात को लेकर वो लड़ रही है वो मुद्दा गलत है, उनको ये समझना चाहिए। ठीक है, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे पांडे सर, नरेंद्र मोदी, पांडे जी, आप कानूनी प्रक्रिया को नहीं, आप कानूनी प्रक्रिया को पांडे जी, नहीं टारगेट कर सकते। आपको एक चीज तो समझना पड़ेगा, प्रक्रिया है, राम प्रकाश पांडे जी, आप बिल्कुल भी कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। राम प्रकाश पांडे जी, आप एफआईआर की प्रक्रिया को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं, और अगर आप खड़ा कर रहे हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। ठीक है पांडे जी, एक चीज तो टीएमसी को समझना होगा, ममता बनर्जी को समझना होगा कि सत्ता की मर्यादा में रहकर के शब्दों का इस्तेमाल करना सीखना होगा।
आप समझिए, कल जो बयान देती हैं ममता बनर्जी, कहती हैं कि सीसी का हश्र वही होगा जो पूर्व राज्यपाल बंगाल के उस समय थे, पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के जगदीप धनखड़ का हुआ। क्या यह धमकी है? क्या सीधा सीधा आप धमकी दे रही हैं क्या? धमकी नहीं है, सही जो सही चीज है उन्होंने बोला कि जगदीप धनखड़ को भी इस तरह से पश्चिम बंगाल में भेजा गया था। ये संसदीय शब्द है, ये मर्यादा कहता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की ये शब्द हो सकते हैं भाई। और उसके बाद आप कहते हैं कि आप कहते हैं माला फूल लेकर के सीसी को तैयार होना चाहिए दिल्ली में पश्चिम बंगाल के स्वागत करने के साथ लिए। आपका दुर्व्यवहार जो है और पश्चिम बंगाल के साथ जो दुर्व्यवहार है, तो उसके लिए तो बोलना ही पड़ेगा। वो चुनी हुई मुख्यमंत्री है, आपका आचरण पश्चिम बंगाल। अरे भाई, तो चुनी हुई मुख्यमंत्री है तो सीसी क्या संवैधानिक नहीं है क्या? मनरेगा का पैसा किस अधिकार से रोक रखा है? चुनी हुई मुख्यमंत्री है तो ये कौन सा तर्क है? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है क्या? असंवैधानिक है क्या? इस तरह से धूर्त बोलना वो मर्यादित लग रहा है क्या आपको? हमें जो चाहिए वो हम मांग। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आपको असंवैधानिक लग रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रह के अगर हमें जवाब देंगे तो उसका तो प्रतिवाद करेंगे हम। प्रतिकार ऐसे करेंगे क्या किसी को अपशब्द कह करके? अरे वो जो जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में बोलना पड़ेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रह के, एक राजनीतिक दल के दबाव में रह के एफआईआर करेंगे और पश्चिम बंगाल आपको। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं जिस भाषा में जो समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। सीसी ने कब गाली दिया ममता बनर्जी को? हमने गाली थोड़ी दिया। धूर्त कहना क्या होता है? धूर्त क्या है? भ्रष्टाचारी बताना क्या है? ये हश्र जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों? ये हश्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? लोगों का वोट जगदीप धनखड़ के आदमी उनके मृत्यु दिखाया है, तो ये धांधली नहीं है तो क्या है? राम प्रकाश पांडे, तुम बहुत बड़े जिंदा हुए आदमी को बुरा दिखा रहे हो, बुरा नहीं लग रहा। और अगर तुम्हारे लिए बुरा नहीं है तो मैं तुमको धूर्त प्रकाश पांडे बोलूंगा। अब मैं सारी डिबेट में तुमको धूर्त प्रकाश पांडे बोलूंगा, क्योंकि तुमको धूर्त शब्द गाली नहीं लग रहा है, तो तुम धूर्त हो। और अगर तुम धूर्त पर यहाँ पर मुझे कुछ बोलोगे तो ये साफ तुम्हारे आ जाएगा। धूर्त तुम्हारे शब्द को धूर्त, तुम चढ़ी पार की सजा, धूर्त बहुत बड़े, तुम धूर्त पड़े, तुम्हारी पार्टी धूर्त पड़ी है, तुम्हारी पार्टी है धूर्त, ममता बनर्जी है धूर्त, पूरी टीएमसी है धूर्त, और तुम सबसे बड़े धूर्त हो। गृह मंत्री है, अगर तुमको धूर्त शब्द बुरा नहीं लग रहा है तो तुम धूर्त हो। हमारी मुख्यमंत्री कैसे अनपढ़ों की जैसे बात कर रहे हो? दुर्भाग्य है अनपढ़ों की जैसे बात मत करो। राम प्रकाश पांडे यहाँ पर बैठकर धूर्त प्रकाश पांडे, धूर्त प्रकाश पांडे, तुम यहाँ पर धूर्तता मत करो। धूर्त प्रकाश पांडे धूर्तता मत करो। तुम और धूर्त प्रकाश पांडे, तुम और धूर्त प्रकाश पांडे, वो समय आ गया है। धूर्त क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठकर? भारत को धूर्त शब्द बुरा नहीं है। पश्चिम बंगाल अपनी उचलेगी और उसका नाम है ममता बनर्जी जो उखाड़ देगी। ठीक है, तो देश को ठीक है। प्रमोद पांडे जी के पास चलूंगा। प्रमोद जी के पास चलूंगा। प्रमोद जी, या आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा, जरा बारीकी समझाइए सर, हमारे दर्शकों को बारीकी समझाइए सर। एसआईआर पर जो विवाद हो रहा है सर, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए अच्छी तरह से, विस्तार से। देखिए कीर्तिमान साहब, ये जो मैटर जो डाला गया है ममता बनर्जी की तरफ से, ये देखिए कि अभी 19 जनवरी को इस मैटर को रिजर्व रखा गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आया था, और इन्हीं की पार्टी के कुछ लोग जो थे, 3 लोग, उन्होंने पिटीशन डाले थे, तीनों पर सुनवाई हुई और रिजर्व रखा गया। उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन को भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा था कि आप जो डिप्रेस एंड डिस्प्लेन पे जो है आप क्लियर कीजिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि ये चीज चूंकि सीईसी के अंतर्गत आता है, उनका पूरा डिस्क्रेशन है, तो इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो। और पांडे जी, ये पानी जो पी लीजिए, एसआईआर पी किया जा रहा है, लीजिए, आ रहा हूं आपके पास। जी सर। एसआईआर जो किया जा रहा है पूरा ट्रांसपेरेंसी पे ही किया जा रहा है। आप देखिए तत्काल बिहार का भी इलेक्शन में काफी हंगामा हुआ था, रिजल्ट क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हाँ जी इतना जो है गैप हुआ।
यहाँ पे जो अभी आ रहा है वेस्ट बंगाल में कि 58 लाख वोटर पहले से कम है, जो 2002 में SIR हुआ था उससे। अब इसमें बहुत सारे, क्योंकि ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जो बांग्लादेश नजदीक में है और बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठिए वेस्ट बंगाल में आए हैं, और वो जो घुसपैठिए हैं वही लोग सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से देश जो वहां से तोड़ करके आ रहे हैं। तो अब इस इशू पे इलेक्शन कमीशन जो SIR बनाई है वो देख रही है कि कौन सही है कौन गलत है। दूसरा चीज देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि SIR कौन कर रहा है। SIR वहां BLA एंड BLO कर रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो BLO होता है, BLO लोकल आदमी वहां होता है और उसको समझिए तकरीबन 1000 की आबादी को उसको करना होता है जी। 1000 में ये मान के चलिए कि करीब करीब 250 घर वहां होते होंगे जी, मिनिमम ये एवरेज मान के चलिए जी सर। 250 घर उसको 1 महीने या 1.5 महीने में किया जाता है। लेकिन आज जो ये ममता बनर्जी का ये कहना है कि जब इलेक्शन है तो इतने कम समय में SIR क्यों करा रहे हैं, अब इससे ये उनका तथ्य जो है गलत हो जाता है, क्योंकि कोई आधार ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं। दूसरा क्या होता है कि BLO है, एक एक आदमी एक एक घर को वहां जानता है, गांव का, कोई बाहर का तो है नहीं कि आप नया चीज दीजिएगा। अध्यापकों की ड्यूटी तो होती है, साल से उसके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक होते हैं, जो सरकारी लोग होते हैं, उनकी ड्यूटी तो BLO के रूप में होती है सर। वो लोग तो जानते हैं गांव में कौन है, कितने घर में कितने लोग हैं, आसानी से पहचान कर सकते हैं। दूसरा सिंह साहब, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि BLO के साथ BLA दिया गया। अब BLA कौन देता है? BLA हर पार्टी वाले लोग अपना देते हैं, जैसे TMC का भी जो देते हैं। यदि उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो BLA रेज कर सकता है कि हाँ जी यहाँ पर गलत है, ये है। देखिए ये सारी की सारी डिपेंड करता है ऑन पेपर पे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स बेस है। अब डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे ऐसे है जो बाप का नाम बेटा का है, बेटा का नाम बाप का है, एज जो है बाप का ज्यादा या कम है, बेटा का ज्यादा है। तो इस तरह का डिस्क्रिपेंसी आ रहा है जिसको BLO वहां उठा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है। अब यहाँ पे जो चालाकी जो किया जा रहा है कि हम किसी तरह जो 2002 वाला वोटर लिस्ट को हम रख करके जो हमारे पुराने वो बने हुए हैं और इसको हम बोगस वोटिंग कराए। देखिए जो चीफ इलेक्शन कमीशन ये चाह रही है, और ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अच्छी तरह से चाह रही है कि वहां पे जो इलेक्शन हो टोटली ट्रांसपेरेंसी के ढंग से हो। इसीलिए शायद ममता बनर्जी ये कह रही है कि पुराने ही मतदाता सूची से कराया जाए। जी एग्जैक्टली। तो ये जो है वो हमको लगता है ये चालवो ना दादा वहां ये सुप्रीम कोर्ट आचे एक बंगाल आचे ना, तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये सारी वस्तु जी के पास रखना और उसको जो है ये समझेगी कि हाँ फैक्चुअल क्या है, कहां पर डिस्क्रिपेंसी हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है। ठीक। तीसरी चीज जो देखिए कि जो वहां पे आ रहा है कि आप चाह रहे हैं इलेक्शन जो घुसपैठियों से द्वारा दिया है, ये एक तरह से देश हित की बात नहीं है, देशद्रोही है सर। ये तो देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है जो जी, और इसमें भारत के संविधान में क्लियर है लिखा हुआ आ रहा हूं। एक भी जो नागरिक जो 18 साल से ऊपर हैं और ये देश के नागरिक हैं, वो उनको आप इलेक्शन देने से वंचित नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी कास्ट क्रीड किसी भी तरह से हो, विकलांग हो, कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में यदि 18 साल से ऊपर है वो आपको देने का, उनको अपना मत का प्रयोग करना है कि हमारा जो प्रतिनिधि आएगा वो कैसा होना चाहिए। ये बिल्कुल है। मैं समझता हूँ इसी बिंदुओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी केंद्रित कर रही है। इसी बिंदु पर सुनवाई होगी। ठीक है सर, ये इनका जो तथ्य है। जी 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 ठीक है, आ रहा हूं सर। राम प्रकाश पांडे जी, घुसपैठियों का जो जिक्र जब हो रहा है तो फिर ममता बनर्जी उल्टे पलटवार कर रही हैं, क्यों ना सवाल उठे। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए सवाल नहीं है क्या? देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात नहीं हो गई क्या? लॉकेट चटर्जी अभी हम सुन रहे थे 2 दिन पहले, उन्होंने मुद्दा उठा, कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय के साथ आप लोग कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, फेंसिंग के लिए जगह ही नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए आपसे? लंबे समय से सरकार आपकी है। चलिए 2 मिनट। हाँ ठीक है, अब पहले तो मैं अधिवक्ता जी से 1-2 सवाल पूछ लेता हूं कि मैं अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि आधार कार्ड जो बने हुए हैं उस पर कई आदमियों के डाटा गलत हुए, उसकी जाके अमेंडमेंट करवा रहे हैं लोग जाके साइबर कैफे में। कई एक ऐसी चीजें हैं जिनको अमेंड करके अभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में देखा जा रहा है
कि कईयों के बाप और बेटे के एज में डिफरेंस के कारण उनको मिला है एसआर का नोटिस। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए जो समय एक आदमी को चाहिए वो समय तो देना पड़ेगा। वो समय की जो पर्याप्त समय की जरूरत है वो समय नहीं है। वो आदमी कैसे अपना नाम फिर वोटर लिस्ट में लाएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं दे पा रहा है। ये वही वाली बात हो गई कि जब अंगूर न मिले तो अंगूर खट्टे हैं। यही वाली बात हो गई कि अंगूर न मिले तो अंगूर खट्टे हैं। आप बीएलए तो आपके भी पार्टी ने लगाया था, हमने देखा था पूरे बंगाल में आप लोग कैंपेन खूब किए। साहब 16 दिसंबर को फर्स्ट इनका इलेक्शन कमीशन का आ चुका है, इलेक्शन का जो टेम्पररी जो वोटर लिस्ट है, इसके ऊपर में इनको ऑब्जेक्शन का टाइम मिला हुआ है कि जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, कोई गलतियां आ रही है तो आप इसको सुधार दीजिए। तो आपको अपॉर्चुनिटी दिया गया है और कितनी टाइम देनी चाहिए भाई। मैंने आपको डाटा बता दिया, 1001 बीएलए को दिया जाता है, उसमें करीब करीब 250 फैमिली आता है। एक गाँव में पूरा 250 फैमिली हो जाता है। तो एक गाँव का यदि उसको करना है, उसी गाँव का टीचर है तो वो बहुत बीएलओ के साथ बीएलए नहीं। एक मिनट सर, प्रमोद सर पांडे जी तृणमूल कांग्रेस है। अरे पांडे साहब डटी हुई है एसआर के ऊपर। पांडे साहब बीएलओ के साथ बीएलए भी हैं, ये मत भूलिए। पूरा नहीं होगा। और बीएलए कौन है ये भी मत भूलिए। आपके पार्टी के एजेंट हैं, आप सब जानते हैं, सब कुछ आप बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जो हो रही है, एक एक गली की आपको जानकारी, आपकी पार्टी को जानकारी, ममता बनर्जी को जानकारी है। ये वही वाली बात हो गई जब आपकी दाल नहीं गल रही है और ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी को इस बार हो सकता है कि बंगाल के लोगों का मूड जो है बदल रहा है, तो उससे पहले माहौल बना दिया जाए। चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों ना? आशीष तिवारी देखिए, अभी जैसे टीएमसी नेता ने कहा कि टाइम की बात है, तो टाइम का तो वो पहले ही कह रहे हैं कि वो चुनाव के पहले क्यों करा रहे हैं। इनका इसका मतलब ये है कि इनको टाइम चाहिए चुनाव के बाद तक का। ये कह रहे हैं कि चुनाव हो जाए उसके बाद तक का हमको आप टाइम दो, हम उसमें जो भी चीजें ये बता रहे हैं हम उसमें वो सही करा लेंगे। जबकि ये इनकी समस्या नहीं तो हम क्या, ये समस्या है चुनाव आयोग की। वो अपने समय लेकर वो सब सही करा लेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन समस्या ये है इनके साथ में कीर्ति भाई, बीच में नहीं उनको बोल लेने चल चुका है। अरे पांडे जी उनको बोल लेने दीजिए। आप अपने बारे में जब आपके पास आऊंगा आप बोलिएगा। पांडे जी उनको बोल लेने दीजिए, आपके समय में वो नहीं बोले। उनके अधिकारों को हनन करने नहीं देगी। आशीष तिवारी हाँ, ये घुसपैठियों के अधिकारों का हनन नहीं करने देंगे। ये बात टीएमसी ने खुले बच से भी कही है कि जो भी घुसपैठिए हैं हम उनके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, चाहे भारत में रहने वाले लोगों का हनन हो जाए उनके अधिकारों का, लेकिन ये घुसपैठियों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। ये बड़ी सुनने की भी क्षमता रखिए सर। सारा देश ये जानता है कि टीएमसी जो है पांडे जी सुनने की भी क्षमता रखिए सर। बोल लेने दीजिए आशीष तिवारी जी को, आप अपने बारे में बोलिएगा। देश को भ्रमित करना चाहते हो, हर बुद्धिमत्ता का जवाब पश्चिम बंगाल देगा। अरे अब सुन तो लीजिए, वो कौन देगा जनता जानती है, कौन किसको जवाब मिलेगा, कौन किसको उत्तर मिलेगा, कौन कौन सवाल पाएगा, वो सब जनता तय कर देगी समय आने पर। आशीष तिवारी जी, टीएमसी का हाथ घुसपैठियों के साथ, ये बात टीएमसी बार बार इस चीज को प्रूव कर चुकी है और इसको प्रूव करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। आप देख लीजिए लगातार ये देखिए, ये बोलने इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इनके धागे खुले हैं, क्योंकि देश को। अब बताइए आप पांडे जी, आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लग रहे हैं कि हमारा कुछ सुना ही नहीं जा रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं कि बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। इधर आप बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं डिबेट पे, बोलने तो दीजिए आशीष तिवारी जी को। आप बोलने ही नहीं दे रहे उनको। बोल के राजनीति करने का मुंह बंद जवाब देंगे। बोलने तो दीजिए आशीष तिवारी को। आशीष तिवारी गलत बोलोगे तो गलत का जवाब। अगर घुसपैठिया, अगर पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया नहीं है तो मैं तो कहूंगा आशीष तिवारी जी की अगली बार डिबेट में इनके साथ जुड़िएगा तो आप भी फूल माला लेकर आइएगा। तुम्हें पाकिस्तान हिंदुस्तान पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान मैं ये कह रहा हूँ इसलिए पश्चिम बंगाल तो किया नहीं है। अब ये अभद्रता कर रहे हैं, अब इनको आप म्यूट करा दीजिए या तो अगली बार आरती की थाली लेकर बैठिएगा। पांडे जी जब बैठेंगे आरती थाली लेकर बैठेगा। हाँ बिल्कुल, आरती, फूल माला, चंदन और घंटी सब हम लेके आएंगे, क्योंकि
पश्चिम बंगाल में तो जो दुर्गा पंडाल थे उन पर तो इन्होंने रोक लगा दी थी, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से ही भेजना पड़ेगा। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि टीएमसी जो है जहां पर एक तरफ भाई आप इनको रोक लगा दी थी, करा दीजिए या इनको म्यूट करा पांडे जी दीजिए। ऐसे नहीं मानेंगे, बोल लेने दीजिए। पांडे जी डिबेट को हाईजैक मत करिए प्लीज, प्लीज हाईजैक मत करिए, बोलने नहीं दीजिए, अपने बारे में बोलिएगा। ये अभद्रता कर रहे हैं आप, प्लीज ये बार बार बोलिए, इसे अच्छे से कहा जा रहा है और ये समझने को राजी नहीं है कि ये इनको डिबेट का या तो तरीका नहीं पता या ये पहली बार डिबेट पे बैठे तो भड़ास निकाल रहे हैं इतने दिनों से। गलत बोलते हो तो जवाब दे रहे हैं। रुक जाओ भाई थोड़ा सा, जवाब दे रहे हैं पाड़े जी। आप अपने को हिंदुत्ववादी बनिए। पश्चिम पाड़े जी नहीं जानते उनकी नेता एग्रेसिव मोड में है भाई, ये एग्रेसिव मोड में क्यों नहीं होंगे आशीष तिवारी भाई? अरे नहीं एग्रेसिव हो जाए लेकिन कम से कम डेकोरम रखें कि हाँ, डिबेट पे डेकोरम इतना मेंटेन होना चाहिए कि चुनाव आयोग के अगर चुनाव आयोग के कैबिनेट में जाना जा रही है ममता बनर्जी तो टेबल पे हाथ मार करके धूर्त न बोले, तो चोट नहीं लगेगी। वैसे ही पांडे साहब को भी वही सोचना चाहिए, पांडे साहब को भी वही डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। आशीष तिवारी अब मुझे नहीं बुरा लग रहा है क्योंकि जब ये आपको नहीं बोलने दे रहे हैं तो मैं तो बात की बात हूं, जब ये एंकर कोई नहीं बोलने दे रहे, आपकी बात के ऊपर बात ये अपनी बोल रहे हैं, इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि कैसे बैठा जाता है। आशीष तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगली बार इनको बुलाने से पहले थोड़ा सा तिवारी जी बोलिए तो ठीक है, वरना इनको बोल देना चाहिए। मैं अपनी बात बोलता हूं। कितने बेहया अगर पांडे जी ऐसे नहीं, पांडे जी ऐसे नहीं, किसके लिए क्या ऐसे बोलेंगे आवाज गिरानी पड़ेगी आपकी। आशीष जी अगर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा नहीं है तो ये एसआईआर की प्रक्रिया से क्यों डर रहे हैं, ये क्यों नहीं होने देना चाहते हैं प्रक्रिया? ये तो बहुत जो बिल्कुल लेमैन होगा ना वो भी समझ लेगा कि भाई आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि नहीं वहां पर सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं। अगर सब कुछ सही है तो होने दो ना फिर एसआईआर की प्रक्रिया। फिर आप क्यों उसमें अड़चन कर रहे हो, क्यों वहां पर आप इस तरीके की बातें कर रहे हो कि यहां पर हम होने नहीं देंगे? क्यों आप इस मुद्दे को एसआईआर के मामले को जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसको आप राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाना चाहते हो? आप क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हो? क्योंकि आपको भी पता है कि वहां पर सब कुछ सही नहीं है। आप क्यों 2002 वाली लिस्ट के पीछे पड़े हो? क्योंकि वहां पर आपने अपने उन जो अवैध वोटर्स थे उनको आपने जुड़वा के रखा है और अब जब प्रक्रिया हो रही है तो आपको डर लग रहा है कि वो सारे वोटर बाहर हो जाएंगे और आप वहां पर चुनाव से बाहर हो जाओगे, आप सत्ता से बाहर हो जाओगे। बहुत छोटी सी और समझने वाली बात है, आप उसके ऊपर इतनी बहस लगातार कर रहे हो, बात के ऊपर बात बोल रहे हो। आप अगर बहुत सही हो, मैं तो आपके मंच पे ये बात कह रहा हूँ कीर्ति भाई, टीएमसी बहुत सही है तो एसआईआर की प्रक्रिया होने दे। एसआईआर की प्रक्रिया में कोई उसको घपला लगता है, कोई उसको आपत्ति होती है तो उस पर वो रेस करे, उसको वो सामने लाए, लेकिन निरर्थक जो आरोप हैं वो ना चुनाव आयोग पर लगाए और ना वहां पर प्रक्रिया पे कोई भी इस तरीके का व्यवधान उत्पन्न करे। व्यवधान मैंने बताया ये लगातार कर रहे हैं। ईडी की कोई प्रक्रिया होती उस पर ये व्यवधान करते, सीबीआई की उस पर ये व्यवधान करता, सीईसी कोई प्रक्रिया करती उस पर ये व्यवधान करते। इनको भरोसा किसी पर नहीं है, भरोसा तो इनको एडवोकेट्स पर भी नहीं है। खुद ममता जी अपने एडवोकेट्स के साथ में पहुंच गई कि नहीं मैं अब मेरी देखरेख में सब कुछ होगा जो भी होगा, चूंकि इनको भरोसा ही नहीं है। तो ऐसी जो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं ना कि ये अवसाद की स्थिति में है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि बंगाल इनके हाथ से निकलने वाला है और उसके डर में ये लगातार इस तरीके के कदम उठाने के लिए ये मजबूर हो रही है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, इसको होने दीजिए और बीएलए और बीएलओ मतलब बूथ लेवल एजेंट और बूथ लेवल ऑफिसर दोनों मिलकर ये प्रक्रिया करते हैं, इनमें दोनों ये साथ होते। मुझे बताओ 58 लाख लोगों के नाम कटे, 58 लाख में से 58 लोग तो रोड पे आ जाते हैं कि मेरा नाम गलत कट गया है। कहाँ है वो लोग? ये भी तो आपको बताना पड़ेगा कि जिनका नाम कटता वो कहाँ है वो लोग? पांडे जी 65 लाख लोगों का बिहार में नाम कटा, कहाँ है वो लोग? और बड़ा सवाल ये भी पांडे जी, एक मिनट पूछ लेते हैं इनसे, कहाँ है वो लोग? और बड़ा सवाल ये भी मेरा ये भी ले लीजिएगा कि नहीं आपके लिए ना ईडी सही है ना सीबीआई सही है, अब चुनाव आयोग भी आपके लिए नहीं सही है, यानी कि ममता बनर्जी जो कहें वो सही है, विपक्ष जो कहे वही सही है, देश में कोई संवैधानिक संस्था सही नहीं है। चलिए अब जवाब दूं? दीजिए, बोलिए। जवाब दूं?
बोलिए, 50 बिल्कुल आदमी बोलिए। केवल लेके गई है जिनको मृतक बताया है और जिंदा है। पटल पर हम घुमाए थे, ठीक है। और हमारी मुख्यमंत्री ने साफ मीडिया के सामने बोला कि मैं तो 50 ले आया हूं, पूरा ले आती तो बोलते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन करने आ गई। मीडिया के सामने वक्तव्य दिया हमारी मुख्यमंत्री ने। तो केवल 50 को लेके आई हूं कि ये दिखाने के जिनको, और कुछ मृतकों को जो बीएलओ के घर के मृतक हुए हैं उनके घर के लेके आई हैं कि इनका पुलिस ही भी लेके जवाब आ दे गई दीजिए, है। तो इनका ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिम अब बंगाल दूसरी पुलिस बात भी है, लेके आ गई है, अपनी पूरी पुलिस भी पश्चिम लेके आ बंगाल आ गई। जाती, जिनका जिनका नाम पे 58,000 बोल रहे हैं, तो आपका दिल्ली का पूरा आधार मैदान भरा हुआ नजर आता। जिन्होंने इन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर जो धांधली मचाई है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये दूसरे बोल रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री, हाँ, क्लियर कर भाई लीजिए। एलएलबी की डिग्री है उनके पास, वो गई है। और मुख्यमंत्री हमेशा, हमारी मुख्यमंत्री जनहित में खुद लड़ती हैं, वो खुद लड़ती हैं। वो वैसा नहीं है कि केवल दूसरों को, नेताओं को आगे बढ़ा दिया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है डिग्री होना और प्रैक्टिस में होना समझती हैं, दो अलग अलग बात है? संवैधानिक दायित्व तो समझती है कि जनता ने मुझे चुन के दिया है, तो मेरा ये दायित्व तो बनता है कि मैं उनकी जवाबदेही दूंगी, और उनके अधिकारों का कोई हनन करेगा तो उसके लिए मैं प्रतिवादी चेहरा बन के खड़ा हूं। उन्होंने 34 साल के अपशासन को भी इसी मुख से खुद लड़के हटाया है। लेकिन आप लोगों के लिए तो कोई भी संवैधानिक संस्था ठीक नहीं है ना पांडे साहब। जानती हैं, यहाँ पर किसी तरह से पश्चिम बंगाल को प्रेशराइज करके, यहाँ पर जागीरदारी दिखा के कोई अगर काम करना नहीं चाहेगा तो पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता आप कह रहे हैं जागीरदारी? अरे भाई, सरकार आपकी है पश्चिम बंगाल में पांडे सर, तैयार रहती है। जागीरदारी कैसे दिखाएगा कोई? सरकार आपकी है पश्चिम बंगाल में, जागीरदारी है। और आप नहीं जमीन दे रहे हैं, हमारी जो अधिकार चीज, आप फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रहे, और ऊपर से बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग घुसपैठियों को बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं जागीरदारी दिखा रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल में सरकार आपकी है, फेंसिंग के लिए जमीन आप नहीं दे रहे हैं, जागीरदारी की बात आप कर रहे हैं। इलेक्शन के समय में इनको फेंसी की नजर आ गई। उससे पहले जब कई बार हमारी मुख्यमंत्री आइए हमारे एक पटल पर बैठ के बात किया जाए, तो इन्होंने तो एक राजनीतिक मुद्दा, इलेक्शन का समय क्या और इलेक्शन का समय नहीं पांडे साहब, कम से कम इसको देश की सुरक्षा का सवाल है, राजनीति से परे रखिए इसको। पाकिस्तान हिंदुस्तान आतंकवादी नहीं कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आतंकवादी, फेंसिंग का सवाल आपको इलेक्शन से जुड़ा लगता है क्या पांडे साहब? देश की सुरक्षा का सवाल है। और इलेक्शन से पहले क्यों नहीं बोले? यही समय था इनका, आते भागते। फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों सरकार बैठेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और लीजिए, आशीष तिवारी जी कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये सब क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? सड़कों पर अभी आप लोग क्यों उतर रहे हैं? तो क्यों नहीं मानेगी हमारी मुख्यमंत्री, हमारी सरकार क्यों नहीं मानेगी? और उस समय ये अगर नहीं मानती तो उस समय उठाते ही। आशीष तिवारी, इलेक्शन के समय इन्हें ये जितना एक्टिव बीजेपी अभी है, कह रहे हैं कि उतना एक्टिव इलेक्शन से पहले क्यों नहीं आप लोग थे बंगाल में? तब क्यों नहीं सवाल आप लोग पूछ रहे थे कि फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है ममता बनर्जी, घुसपैठियों को शरण दे रही हैं? आशीष तिवारी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आशीष तिवारी से शायद संपर्क टूट चुका है, लेकिन ये सवाल तो यही है आपसे पांडे साहब कि आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये उठाना चाहिए, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है सर। ये चाहे इलेक्शन हो ना हो, देश सर्वप्रथम होना चाहिए, देश सर्वोच्च है, राष्ट्र सर्वोपरि होनी चाहिए। ये इलेक्शन से जुड़ा मुद्दा नहीं है पांडे साहब। आशीष जी, मेरे बंगाल की मट्टी ने देश सर्वोपरि के लिए हमेशा तत्पर रही है, और हमारी पश्चिम बंगाल की भूमि से देश हित में काम करने देशभक्त बहुत पैदा हुए, और हमारी मुख्यमंत्री भी, और हम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हर नागरिक देश हित के लिए कुर्बान करना जानते हैं। ठीक है, आशीष तिवारी भाई आ गए। आशीष तिवारी जी, केंद्र सरकार हमारे साथ कोऑपरेट करे। आशीष जी, पांडे साहब कह रहे हैं कि ये जितना एक्टिव बीजेपी अभी है, ये इलेक्शन के टाइम जितना एक्टिव आप लोग हैं, इलेक्शन से पहले आप लोग क्यों नहीं कह रहे थे कि ममता बनर्जी फेंसिंग के लिए जगह नहीं दे रही हैं, घुसपैठियों को शरण दे रही है बंगाल में?
ये बातें पहले भी बोली जा सकती थी। आशीष जी, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है उनको, बार बार तकनीकी खामी है, सुधारेंगे इसको। लेकिन सवाल यही है इस वक्त की, जो आपसे ही है, टीएमसी से ही सवाल है। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि ये देश की ये बातें जो हैं लॉकेट चटर्जी जो 2-3 दिन पहले उठा रही थी कि फेंसिंग के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, आप इसको देश की सुरक्षा से जोड़ करके देखिए सर। हम हमेशा एक बार आप बोल के देखें, हम बोले केंद्र सरकार बोल के देखे हमारे साथ कि हमें इस चीज के लिए, देश की सुरक्षा के लिए चाहिए। एक बार भी हमारी मुख्यमंत्री चाहे हमारी सरकार बोले कि हम नहीं ऊपर नहीं रहेंगे था और नहीं करेंगे। आप आशीष जी, आवाज आ रही है क्या आपको? हम हमेशा देश हित के लिए कुर्बान होने के लिए आशीष जी आ गए। आशीष जी से ले लेते हैं जब आप देश हित के लिए कुर्बानी दिखा के दिखा देगा। ठीक है पांडे सर, आ रहे हैं आपके पास। आशीष जी, पांडे जी कह रहे हैं, टीएमसी कह रही है कि जितना एक्टिव अभी आप लोग हैं, जितना हो अल्लाह कर रहे हैं आप लोग सड़कों पर उतर करके, अभी चुनाव आते ही आप लोग सड़कों पर उतर आए और ये पूछ रहे हैं कि टीएमसी जो है फेंसिंग के लिए जगह नहीं दे रही है। क्या इससे पहले ये सब प्रश्न नहीं हो सकते थे? चुनाव आते ही ये प्रश्न क्यों? देखिए, टीएमसी, पहली बात तो टीएमसी कोई इस देश की कोई मालिक नहीं है कि वो बताएगी कि कब क्या होना है। दूसरी बात, चुनाव वो आपको कह रहे हैं कि आपकी जागीरदारी नहीं है देश। टीएमसी मालिक है तो देश की भाजपा है मालिक। वो आपको आरोप लगा रहे हैं कि छोड़ता हूं तिवारी जी पर। आशीष तिवारी भाई, पांडे जी, आप, मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार में जी भर के बोल लीजिए और जब कोई दूसरा बोले तो बीच में हर तिवारी के बाद बोलते में हो कि देश की मत बोलिए। मालिक टीएमसी नहीं है तो टीएमसी भी एक राजनीतिक दल है, भाजपा नहीं। ठीक है पांडे साहब, आपकी बात मैं आशीष तिवारी तक पहुंचा रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि आपकी जागीरदारी भी देश नहीं है कि आप जिस तरह चाहेंगे उस तरह घुमाएंगे संवैधानिक संस्थाओं को, ये कहना चाहते हैं पांडे साहब, ये कहना चाहते हैं ना? जी जी हाँ तिवारी, आशीष तिवारी जी। हाँ, देखिए, मैंने आपको क्या कहा। और दूसरी चीज, आप भारतीय जनता पार्टी और जो इस देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको एक करने की जो ये नापाक आपकी कोशिश है, इसको आप बार बार मत करिए। क्योंकि आप लगातार ये प्रश्न उठाते हैं कि ईडी जो है और सीबीआई है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईडी अपना काम जब उसको समझ में आता है कब क्या करना है, उसके पास जब सबूत हो जाते हैं, उसकी प्रक्रिया पूरी होती है, उसके बाद में वो अपना काम करती है। तो आप देश में इस प्रकार का भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पश्चिम बंगाल हार रहे हैं, इसलिए ये सारी बौखलाहट आपकी है। आप ये जो सारी चीजें कर कर देश की जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, इससे देश की जनता भ्रमित नहीं होगी। लगातार आप नहीं, आपके पहले भी जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ है वहां पर जो भी हमारे अपोजिट में रहे हैं उन्होंने इस प्रकार के काम करे हैं, लेकिन वहां की जनता ने उनको वहां सबक देने का काम करा है। क्या महाराष्ट्र में ये नहीं कहा गया? क्या बंगाल का, वहां बिहार का भी चुनाव हुआ, बिहार में भी देखो वोट चोल, गद्दी छोल, वोट गो। तो ये सारी चीजें जनता समझती है, उसको पता है कि आप ये जो चीजें कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो। क्योंकि आपने जनता के विकास के लिए इतने सालों में कुछ नहीं करा, और जब चुनाव आया, अरे मैं कह रहा हूं कि आज आप अपने विकास की बात करो ना जनता के अंदर में, कि हमने इतने साल राज करा, हमने ये आपके लिए विकास कर दिया, हमने आपके लिए ये नौकरी, ये रोजगार दे दिया, ये गरीबी हटा दी, ये महिला सुरक्षा में हम आ गए, ये हमने दंगे नहीं होने दिए। वो तो आप बात कर नहीं पाओगे, क्योंकि हर चीज में ऐसा हो रहा है। अस्पताल के अंदर उस लड़की आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला वो केस हो जाए, मुर्शिदाबाद हो जाए, शहबाज हो जाए, और वो कौन सा एक नेता था आपका, संदेश खाली हो जाए। आपने बंगाल को ऐसी की तैसी करके रख दी है, इसलिए आप इस तरीके के मुद्दे ला रहे हो। ये क्या वहां बंगाल की क्या जनता जान नहीं रही है? मैं तो कह रहा हूं ना, अगर आप कहते हो कि कोई भी वहां पर मेरे भी जवाब आ जाए नहीं है तो इसकी प्रक्रिया को आप सही से होने दो, आप सहयोग करो। आप उसमें सहयोग ना करके आप उसमें असहयोग आंदोलन डाल रहे हो, ये कहां की बात है भाई? जब कुछ है ही नहीं गलत तो होने दो ना। जो मना करता है इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए आज ममता जी पहुंच गई है। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। और फिर मैं कह रहा हूं, डिफेंड करके दिखा रहा हूं, आप अपना जाने का रास्ता बना लो।
क्योंकि आपको इस बार वहां की जनता देने वाली है अरे नहीं। आपने भारत से बहुत जाने का मुस्लिम रास्ता करा बनवा लिया, के देंगे अब। आपने बहुत वहां पर दंगे करा लिए, पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को रास्ता ले आए, चालू होगा। और ये जो घुसपैठिए आपने जोड़े थे वोटर बनाकर, उनको जब निकालने का मौका आ रहा है तो आपके ये इसमें भड़बड़ाहट हो रही है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है पांडे जी की जो बंगाल में जनता ने देखा है जिस तरह से अपराध और क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, जो हिंसाएं हुई हैं संदेश खाली से लेकर के जो हिंसाएं बंगाल जिस तरह से जली है उसको बीजेपी मुद्दा नहीं बना रही है। और ऐसा भी नहीं है कि जनता वहां पर सब कुछ देख करके मुग्धर्शक बनी हुई है। ये सवाल तो उठेगा ना लॉ एंड ऑर्डर पर, आपके लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठेगा ना सर। हाँ, अब ठीक है, मैं इनको तो महाराष्ट्र में जो लेडी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, वहां पर सरकार लेकर भाजपा की। आप कंपैरिजन करने बैठे हैं क्या? नहीं ठीक है, वहां कंपैरिजन कोई जवाब नहीं आई। रेप को रेप से कंपैरिजन करने बैठे हैं क्या? जनता वो भी जानती है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसके बाद हाथरस में क्या हुआ, वो भी पश्चिम बंगाल की जनता जानती है। ठीक है, कि इन्होंने अपने कपिल सिंगर को बचाने के लिए क्या नहीं किया। और ये बलात्कारियों को माला पहनाने वाले, इनके बारे में, और मणिपुर के साथ इन्होंने क्या किया वो भी पश्चिम बंगाल की जनता जानती है। तो जो बलात्कारियों, इनके विधायक तक बलात्कारी हैं, वो अगर हमें पश्चिम बंगाल को सिखाएंगे? अरे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में इस तरह चीजों को कभी झेला नहीं गया। और आपका ये आरजी कर दिखा रहे हैं, वहां सीबीआई फेल हो गई। काम किसने किया? पश्चिम बंगाल की राज्य की पुलिस ने काम करके दिखाया कि हाँ क्या है तथ्य। तो ये सीबीआई का जो वो विपक्ष में है, क्यों नहीं बताएंगे पांडे साहब? जब इलेक्शन आता है वो विपक्ष में है, क्यों नहीं बताएंगे? सरकार की नाकामियों को क्यों नहीं गिनाएंगे? क्यों नहीं गिनाएंगे कि घुसपैठिए अगर बंगाल में एंटर कर रहे हैं तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है? कि इन्होंने बोला था 370 धारा हटाने के बाद आतंकवाद नहीं है, और पुलवामा का जवाब ले लीजिएगा इनकी बात। दूसरे बात, इन्हें तो हो गया कि जो सोफिया कुरैशी ने जहाज उड़ा के उसको इन्होंने बोल दिया था आतंकवादी। अच्छा, आपकी नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं, दिल्ली से सीधे अपडेट दे रहे हैं लाइव सुप्रीम कोर्ट से ही। सुप्रीम कोर्ट में क्या हालचाल नरेंद्र अभी? देखिए, जिस प्रकार से ममता बनर्जी यहाँ पे पहुंची हुई हैं और कुछ ही देर में उनके जो एसआईआर के खिलाफ जो याचिका दाखिल की थी उस पर अभी सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो सस्पेंस है वो ये बना हुआ है कि ममता बनर्जी खुद यहाँ पे अपनी दलीलें देंगी या उनका जो पैनल है वो ही दलील देगा। क्योंकि जिस प्रकार से ममता बनर्जी के पास LLB की डिग्री तो है, लेकिन काफ़ी समय से वो इसकी प्रैक्टिस में नहीं है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो ममता बनर्जी हैं वो चीफ जस्टिस से इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उनको दलीलें देने की इजाज़त दी जाए। तो ये चीफ जस्टिस के ऊपर तय किया जाएगा कि उनको दलीलें देने की इजाजत दी जाएगी या जो उनका पैनल है वो पूरे इस मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के खिलाफ वो इसका विरोध करती आई हैं, और उनका ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर के नाम पे जो मतदाता हैं उनकी भारी संख्या में उनकी जो वोटें हैं उनको काटा गया है। तो जिसका असर 2026 के जो चुनाव है उस पर देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए ममता बनर्जी लगातार एग्रेसिव है और वो भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों पर आरोप लगाती रही है। उनका यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं उसके प्रति नरमी दिखाते हुए उनके पक्ष में काम कर रहा है, जिसके कारण लाखों लोगों की वोटें वहां से काटी गई हैं। हाँ। और जो चुनाव है वो उससे प्रभावित होगा। ठीक है नरेंद्र, बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रमोद सर हमारे साथ बने हुए हैं, जरा बारीकी समझते हैं। प्रमोद सर, ममता बनर्जी के पास LLB की डिग्री होना और प्रैक्टिस पे होना दो अलग अलग चीजें हैं। किसी के पास डिग्री है और प्रैक्टिस पे नहीं है, क्या वो दलील रख सकती है? देखिए, इसमें दोनों बात से इतर है। इतर इसलिए है कि जब ये वकालतनामा फाइल करते हैं उनके बिहाफ में जो वहां का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यदि कोई सीनियर एडवोकेट को वहां पर इंगेज करता है तो एक सुप्रीम कोर्ट में सिस्टम बना हुआ है, वो सीनियर जो डिजाइनेटेड एडवोकेट हैं वही उनकी बातों को रखते हैं। देखिए, वहां मछली बाजार नहीं बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। हाँ, इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव किए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं मैं SC और CGI के तमाम प्रक्रियाओं को मैं समझती हूं, मैं दलीलें रखने में सक्षम हूं। देखिए, समझते हैं, यहाँ बड़े IAS हैं, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, लेकिन यदि आप लीगल नहीं समझते हैं तो आप एडवोकेट करते हैं ना वहाँ पे। वहाँ एक सिस्टम बना हुआ उनके बिहाफ। इवन IAS जो वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनके बिहाफ में भी काउंसिल वहाँ कंटेस्ट करते हैं केस को। तो या तो है कि आप उनको अधिकार दीजिए या आप खुद कर लीजिए, आपके पास चॉइस है।
यदि आप पिटिशनर इन पर्सन होते तो या तो उनके जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान साहब हैं, वो आर्गू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकते हैं कि ठीक है दीवान साहब आप विड्रॉ कर लो, ममता बनर्जी को आर्गू करने दो जी। वो अपनी। लेकिन ऐसा खिचड़ी नहीं हो सकता है कि दो बात आप कहिएगा फिर दो बात ममता बनर्जी बोलेंगे, फिर श्याम दीवान साहब दो बातें कहेंगे। ये है, देखिए वो कोई मछली बाजार नहीं है। सुप्रीम मछली कोर्ट का बाजार नहीं है। ठीक है सर, डिकोरम होता है, डेकोरम होता है, इस डेकोरम को समझना पड़ेगा और ममता बनर्जी को तभी वो रख सकती हैं। नरेंद्र, कब से ये आर्गुमेंट शुरू हो जाएगा? कम समय में अपनी आप मेन मुद्दा वहां आपको हो सकता है पॉलिटिकल वेंडेटा बहुत सारा होगा, लेकिन जो एक उस केस से रिलेटेड मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा पर आप कीजिए जो कंक्रीट में, जो प्रिसाइज वे में वहां रखा जाता है कि आपका ये ग्रीवांसेज है। अब उनका ग्रीवांसेज क्या है? हाँ, एक एटिकेट होता है, एक डेकोरम होता है, एक डेकोरम होता है, उसको समझना चाहिए। नरेंद्र का एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे, उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलेंगे। नरेंद्र, कब से ये आर्गुमेंट जो है शुरू हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया क्या है, इस पूरे बारे में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जानकारी सामने आ रही है? देखिए कीर्तिमान, लगभग यहाँ पे 1 घंटे पहले ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं। उनका जो नंबर है वो लगभग 36 नंबर है उनका, जिस पे सुनवाई होनी है और अभी कुछ ही देर में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसके बाद यह भी तय होगा कि ममता बनर्जी खुद दलीलें देंगी या उनका जो पैनल है, क्योंकि जिस प्रकार वो यहाँ पे पहुंची थी तो उनके साथ वकीलों का एक काफ़ी बड़ा पैनल था और जो हर दलील को देने में सक्षम है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि ममता बनर्जी अगर दलीलें भी नहीं देती हैं तो वो कोर्ट में बिल्कुल वहाँ पर मौजूद रहना चाहेंगे, क्योंकि वो देखना चाहती हैं कि सुनवाई के दौरान किन किन बातों पर उनकी तरफ से जो दलीलें दी जानी है वो किस प्रकार से दी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या रिएक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसको देखें तो जिस प्रकार से जो अन्य विरोधी दल हैं, अन्य जो विरोधी पार्टियां हैं, वो भी एसआईआर का विरोध कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी का विरोध सबसे अलग है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और उनका जो विरोध है कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव है उनको देखते हुए ज्यादा लग रहा है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे सुनवाई के दौरान अगर इलेक्शन कमीशन के लिए अगर ममता बनर्जी कोर्ट में रहती हैं, जो आशीष तिवारी कह रहे थे कि कोर्ट में रहती हैं, तो हो सकता है कि उनको वकीलों पर भी भरोसा ना हो कि वकील मेरे क्या दलील देंगे, तो मैं भी सुनूं कि क्या कुछ हो रहा है दलील, उसमें मैं भी अपने पॉइंट्स ऐड कर दूं। आशीष तिवारी जी, राम प्रकाश पांडे जी, प्रमोद सर और नरेंद्र, आप सभी का बहुत शुक्रिया बहस में भाग लेने के लिए और पल पल की अपडेट देने के लिए। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए जनतंत्र टीवी।